बीए तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे थे हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के विभिन्न चरण। इस क्रम में हमने प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों के बारे में चर्चा की थी, जिसको हम आज आगे और बढ़ाएंगे। प्रेमचंद के बाद जो कहानी लेखन हुआ उसमें यथार्थवादी समाजवादी धारा को लेकर के, जो कालांतर में समाजवादी धारा कहेंगे, यथार्थ पर आधारित कहानियाँ लिखने की परंपरा चली। जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रेमचंद के युग में ही उनके समानांतर लिखने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद ने जो कहानी और उपन्यास लिखे वो मानव मन के सूक्ष्म परतों को उधेड़ने वाली कहानियाँ थी। उसमें सामाजिक घटनाएं उसके चरित्र के विकास चरितांकन में मदद करने के लिए होती थी, ताकि व्यक्ति के मनःस्थिति पर केंद्रित कहानियाँ लिखी गई ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने, जैसा मैंने चर्चा में उल्लेख किया था कि उन्होंने मधुआ और गुंडा जैसी कहानियाँ भी लिखी जो प्रेमचंद और पांडे बेचन शर्मा उग्र की कथा लेखन शैली से समानता रखती हैं। जो भी हो, प्रेमचंद के समय उनकी परंपरा में यथार्थ सामाजिक परिवेश को लेकर लिखने वालों में जो कहानीकार थे उन्हें हम आज प्रगतिशील धारा के कहानीकार के रूप में पहचानते हैं, जिसमें यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, उपेंद्रनाथ अस्क, अमृत राय, पहाड़ी जैसे उल्लेखनीय कहानीकार थे, जिन्होंने प्रेमचंद के बाद उनके कहानी लेखन की विचारधारा को समृद्ध किया, आगे बढ़ाया। प्रेमचंद के समय लिखने वाले यशपाल मूलतः मार्क्सवादी विचारों के रचनाकार थे। उनकी कहानियों में जरूर कुछ यौन यथार्थ के भी चित्रण हुए हैं, पर सामाजिक पिछड़ेपन,
चाहे वो किसी प्रकार का रहा हो, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इसको उन्होंने निर्मम होकर के निडरता से विश्लेषित और प्रस्तुत किया है। राहुल जी ने जो कहानियाँ लिखी वो 1935-40 के आसपास मुख्य रूप से आई। सतमी के बच्चे, गोलबा से गंगा 1942 में, जिन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को पृष्ठभूमि में रखते हुए कहानियों को पेश किया, जो हमारे सामने एक जीवंत इतिहास को प्रस्तुत करती हैं। अस्क जी की कहानी राजस्थान की पृष्ठभूमि पर डाची बड़ी चर्चित हुई, जो मानवीय संवेदना को मानवीय संवेदना को उद्घाटित करती है। प्रेमचंद के सुपुत्र श्री अमृत राय इसी समय कहानी लेखन में अवतरित हुए। जो पहाड़ी शंभू सन्यासी और भैरव प्रसाद गुप्त के साथ इनके समय में लिखना शुरू किया और स्वतंत्रता के बाद भी लिखते रहे। पांडे बेचन शर्मा उग्र अपने समय के अकेले और अद्भुत उल्लेखनीय और विशिष्ट कथाकार हैं, जिन्होंने एक तरह से कहें तो अति यथार्थवाद का सहारा लिया अपनी कहानियों में समाज के चित्र को प्रस्तुत करने के लिए। और इनकी कहानियाँ समाज में उपेक्षित और प्रायः निम्न वर्ग के लोगों के पात्रों के जीवन को चित्रित करते हैं। और ये कहानियाँ अत्यंत व्यंग्यपूर्ण, निर्मम सामाजिक विसंगतियों को हमारे समक्ष रखती हैं। किंतु ध्यान देने वाली बात है कि इतनी निर्ममता, नंगे यथार्थ, अति यथार्थ जिसे कह सकते हैं हम, के बावजूद इनकी कहानियों में जो व्यंग्य व्यंजित हुआ है वह मानवीय करुणा को अपने में समोए हुए है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि सारे व्यंग्य, हास्य, सटायर के बावजूद इसमें मानवीय करुणा की गहराई भी छिपी हुई है। शैलेंद्र अज्ञे और इलाचंद जोशी प्रेमचंद के काल में ही लिखना शुरू किए थे। जैसा कि हम जानते हैं, जैनेन्द्र प्रेमचंद के समय ही लिखना शुरू किए, लेकिन उन्होंने कहानी और उपन्यास में
प्रेमचंद को प्रेमचंद का अनुकरण नहीं किया। ज्ञेय बिल ने भी नहीं किया, इलाचंद जोशी ने भी नहीं किया। दरअसल ये उस कहानी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक यथार्थ के चित्रण करने वाली काव्य कहानी धारा के समानांतर बहती थी। इनके कहानी लेखन में फ्रायड के चेतन अचेतन का सिद्धांत दिखाई पड़ता है। इन कहानीकारों के यहाँ सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश का अभाव नहीं है। इन्होंने जैनेंद्र की कहानी सामाजिक विसंगतियों को व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। जैनेंद्र की कहानी एक रात असामान्य काम भावना पर आधारित है। जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 में प्रकाशित हुआ। जैनेंद्र किसी स्थिति को सहज तौर पर प्रस्तुत नहीं करते, उसमें दार्शनिकता का पुष्ट भी होता है। अज्ञेय ने आतंकवादी पात्रों के अतिरिक्त विदेशी वातावरण की कहानियाँ भी प्रस्तुत की। उनकी प्रारंभिक कहानियों का संग्रह विपथगा 1937 में प्रकाशित हुआ। वे वातावरण पात्रों की मनःस्थिति को परस्पर घुला मिला देने में सिद्धहस्त हैं। इलाचंद जोशी की प्रारंभिक कहानियों में सामाजिक यथार्थ को प्रकट करने का आग्रह मिलता है, किंतु 1935-36 तक उन पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके कुछ कहानी संग्रह धूप रेखा, दीपावली, होली 1942, आहुति 1954 प्रकाशित हुए। जोशी जी में सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश के अलावा समझ न आने वाली परिस्थितियों के प्रति रहस्यमय भावना भी देखने को मिलती हैं। इसलिए कई बार इनकी कहानियों को एक तरह से मनोविश्लेषणवाद का शब्दशः अनुवाद भी कहा गया है, जो अपनी जटिलता के कारण ऐसा उनको कहा गया। कुल मिलाकर के जैनेंद्र, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों, मनोविश्लेषकों सिगमंड फ्रायड, युंग तथा एरिक फ्रॉम के सिद्धांतों का सहारा लेकर के कहानी प्रस्तुत करने की चेष्टा की। धन्यवाद।